हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। सो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके नीट 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। जैसा कि हम सबको पता है यार, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और नीट जैसे एग्जामिनेशन के लिए तो यार काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लास्ट 30 ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस सीरीज में उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर क्लास 11 के चैप्टर लास्ट तक और क्लास 12 के भी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक हम पूरा कवर करेंगे। और पीछे हमने ये सीरीज 2022 में की थी, काफी हमारे अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए थे। तो आज भी हम इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड यार, मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं करता, लेकिन मिनिमम आपको वीक में 4 और मैक्सिमम वीक में 6 वीडियोस देने की कोशिश करूंगा। जॉब के कारण मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मिनिमम 4 तो इतना टाइम तो निकाल लूंगा कि मिनिमम 4 वीडियोस में आपको वीक में जो है वो दे पाऊँ। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़िएगा। टाइमिंग धीरे धीरे हम आपसे, जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, आपसे पूछ के सिलेक्ट कर लेंगे कि क्या टाइमिंग हम शाम को रखने वाले हैं लाइव की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। बाकी इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। स्टडी स्किल सक्सेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर 1 है आपका, ओ सॉरी, क्वेश्चन 1 है कि बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है, क्योंकि 2016 में पूछा गया था। नंबर 1, छोटे शरीर के भार को ऊपर ले जाना अपेक्षाकृत आसान होता है। छोटे आकार वाले पशुओं की उपापचयी दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। छोटे आकार के जंतुओं की ऑक्सीजन आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है। या फिर छोटे जंतुओं के मुकाबले में बड़े जंतुओं की पेशियों की कार्य क्षमता कम होती है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। देन इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि छोटे आकार वाले पशुओं की जो उपापचयी दर है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। आपको पता होगा कि जो मुख्य अपचायिक दर है, जो उपापचयी दर है या फिर मुख्य अपचायिक दर है, वो शरीर का जो आकार होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि अगर शरीर का आकार बड़ा है तो ये कम होगी, और अगर शरीर का आकार छोटा है तो ये बड़ी होगी। तो ये क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और होता क्या है कि जो छोटे जंतु होते हैं उनकी उपापचयिक दर उच्च होती है, इसलिए ऊर्जा का अधिक भी जो है वो उत्पादन जो है वो भी ज्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पहलू है जो मात्र सजीव वस्तुओं में ही होना पाया जाता है। कौन सा एक पहलू है जो वो मात्र सजीव वस्तुओं में ही होना पाया जाता है। नंबर 1, पृथक की गई उपापचयनी अभिक्रियाएं पात्रे हुआ करती है। नंबर 2, संहति में होने वाली वृद्धि केवल भीतर से ही होती है। नंबर 3, पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूतियां उनकी स्मृति। या फिर नंबर 4, संहति में होने वाली वृद्धि पदार्थ की सतह पर और भीतर से भी दोनों प्रकार से होने वाले संचय से होती है। 2011 का जो एम पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आंसर दीजिएगा। तो सभी जैविक जो वस्तुएं होती हैं, सभी जो जैविक वस्तुएं होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, उनमें क्या होता है कि अपने वातावरण के जो प्रतिक्रिया है वो करने की क्षमता होती है। जो वातावरण होता है उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स है उसके करने की क्षमता होती है, जिसे कि उद्दीपन भी कहा जाता है। जैसे उद्दीपन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उद्दीपन भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति और उनकी स्मृति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज स्वभाव के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है। विषम बीजाणुता, स्वच्छंद जीव युग्मकोद्भिद, आश्रित बीजाणुता, या फिर अगुणित की जीवन चक्र। राइट आंसर बोलिएगा, इसका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विषम बीजाणुता। विषम बीजाणुता जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक संगठना किस स्तर से प्रारंभ होती है। उप सूक्ष्मदर्शीय आणविक स्तर, कोशिकीय स्तर, जीव स्तर, या फिर परमाणु स्तर। ए, बी, सी या फिर डी। तो किससे स्टार्ट होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर से
प्रारंभ होती है, जैसे कि जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए। इनको सूक्ष्मदर्शी या फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। हम नंगी आंखों से इसको जो है वो बिल्कुल भी नहीं देख पाते। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैविक संगठना किस स्तर से प्रारंभ होती है? उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? नंबर एक, स्पर्श के लिए संवेदनशीलता। नंबर दो, पर्यावरण के साथ अन्योन क्रिया एवं प्रगतिशील विकास। नंबर तीन, जनन। या फिर नंबर चार, वृद्धि एवं गति। आंसर कीजिएगा इसका। देखिए, ऐसे तो वैसे बहुत से कारक हैं जिनके द्वारा हम सजीव को निर्जीव से अलग कर सकते हैं। जैसे कि कारण अगर हम जाने तो नंबर एक, जनन हो गया। नंबर दो, श्वसन हो गया। ठीक है, इसके अलावा वृद्धि भी हो गई। इनसे हम जान सकते हैं कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। ठीक है, लेकिन इन्होंने पूछा है निरपवाद रूप से, तो निरपवाद रूप से अगर इसमें बात करें तो अन्योन क्रिया और प्रगतिशील विकास जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वे जीवधारी जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रकाश सपोषी, रसायन सपोषी, मृत भोजी या फिर मल विषम पोषी। ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रसायन सपोषी। रसायन सपोषी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए क्या सत्य है? फोटोलिथोट्रॉप्स के लिए क्या सत्य है ये आपको बताना है। नंबर एक, ये विकिरणों से ऊर्जा तथा कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। ये विकिरणों से ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। नंबर तीन, कार्बनिक यौगिकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं या फिर कार्बनिक यौगिकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बताइएगा। जो फोटोलिथोट्रॉप्स है वो अपने खुद के जो कार्बनिक पोषण है या फिर कार्बनिक जो कच्चे पदार्थ है उससे विकिरण ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विकिरणों से ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्रथम जीव थे। साइनोबैक्टीरिया, रसायन परपोषी, सपोषी या फिर प्रकाश सपोषी। तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले ये जो कोशिकाएं थी वो रसायन सपोषी थी। सबसे पहले ये जो कोशिकाएं थी वो क्या थी? रसायन सपोषी थी। रसायन सपोषी के बाद क्या हुई? फिर वे रसायन विषम पोषी थी। सबसे पहले रसायन विषम पोषी थी। रसायन विषम पोषी थी। रसायन विषम पोषी से क्या हुई? रसायन सबपोषी हुई। और रसायन सबपोषी से फिर वो क्या हो गई? फिर वो प्रकाश सबपोषी हो गई। फिर वो क्या हो गई? फिर वो प्रकाश सबपोषी होगी। तो इसने पूछा है प्रथम जीव कौन थे, तो प्रथम भी जीव को क्या होगी? रसायन परपोषी। रसायन परपोषी बोल दीजिए या फिर रसायन विषम पोषी बोल दीजिए, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सेकंड थर्ड भी पूछा जा सकता है इसके रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले रसायन विषम पोषी, फिर रसायन सपोषी और फिर प्रकाश सपोषी। ये इसका पूरा का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट, सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। नंबर एक, O2 का प्रयोग कर ऊर्जा उत्पादन करना, आनुवंशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना, युग्मकों का उत्पादन करना या फिर सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग उपपचयी क्रियाओं के लिए करना। ए, बी, सी या फिर डी। तो हमसे पूछा गया है सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो लक्ष्य महत्वपूर्ण क्या है? आनुवंशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना। आनुवंशिक सूचना के प्रतिलिपिकरण के कारण होता क्या है कि सूचना एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या होती है? ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है। किससे? आनुवंशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना। इससे प्रतिलिपिकरण से क्या होती है? जो सूचना होती है, जो आनुवंशिक सूचना होती है वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट, जेनेरा प्लांटेरम जो एक नामक पुस्तक है वो किसने लिखी है?
आपको राइटर का नाम बताना है, बेसी, कैरोलस लीनियस, एंगलर तथा प्रांतल, या फिर बेंथम तथा हुकर। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने लिखी थी सेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, ये तो आपको अब पता लग ही गया होगा, काफी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है बी, इसका राइट आंसर होगा। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पता ही होगा यार, जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, कमेंट करके बताइए। सरीसृप विज्ञान तो पता ही है, सांपों का अध्ययन। जैविक विकास और सोरोलॉजी, स्पेशली सोरोलॉजी सोरोलॉजी में किसका अध्ययन आता है? ये आप कमेंट करके बताइएगा, सोरोलॉजी में किसका अध्ययन आता है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, मानव में सुधार के लिए अनुवांशिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग कहलाता है? यूथेनिक्स, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, या फिर एंथोनोलॉजी। बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। यूथेनिक्स की अगर बात की जाए तो मानव जीवन की जो परिस्थितियां होती है और जो वातावरण होता है, यूथेनिक्स की अगर हम बात करें तो मानव जो जीवन है उसकी जो परिस्थितियां होती है, उसकी जो परिस्थितियां होती है मानव जीवन की, और जो वातावरण है, परिस्थितियां और वातावरण, इसके सुधार को बताता है यूथेनिक्स। ठीक है, ये इसके सुधार को बताता है। इथोनोलॉजी की बात की गई है। इथोनोलॉजी की अगर बात की जाए तो मानव की जो विभिन्न जातियां होती है और उनका जो वितरण होता है वितरण की अगर बात की जाए, बंटवारा जो होता है, उनके संबंध में ये अध्ययन बताता है। ठीक है, मानव की विभिन्न जातियां होती है, जातियों का वितरण जो होता है उसके बारे में जानकारी कौन देता है? उसके बारे में जानकारी देता है आपको एंथोनोलॉजी। यूजेनिक्स आपको बता दिया, मानव में सुधार। बचा यूफेनिक्स। यूफेनिक्स की अगर बात की जाए तो दैहिक कार्य जो होते हैं, दैहिक कार्य जो होते हैं उसके बारे में ये बताता है। दैहिक कार्य और जो अनुवांशिक दोष होते हैं, या फिर जो चिकित्सक की जो विधियां होती है, उपचार की जो विधियां होती है, उसके बारे में यूफेनिक्स जो है वो बताता है हमें। ठीक है, हमें यहाँ पूछा गया था अनुवांशिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में मानव सुधार के लिए, तो यूजेनिक्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थिर जाति संकल्पना किसने प्रस्तावित की? स्थिर जाति संकल्पना किसने पदार्थ की थी? कैरोलस लीनियस ने की थी। कब की थी? 1758 में, ये भी याद रखिएगा। अब की बार ऐसा हो सकता है कि ये पूछ ले किस सन में की थी, 1758 में स्थिर जाति संकल्पना कैरोलस लीनियस ने की थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन म्यूसीडी कुल में आता है? म्यूसीडी कुल में मक्खी, जुगनू, टिड्डा, या फिर तिलचट्टा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मक्खी। मॉस्किटो, मॉस्किटो मक्खी होती है, मॉस्किटो शायद, देख लीजिएगा यार, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। मक्खी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम क्या है? अरे यार, सबको पता होगा यार। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका ले। मैग्नीफेरा इंडिका नॉर्मली हम पढ़ते हैं तो और वही लगा के आ जाते हो आप। ठीक है, मैंगीफेरा या फिर मैग्नीफेरा, ये दोनों सेम दे दिए क्या? ठीक है, तो ये दोनों आप लगा के आ जाते हो इसमें से, तो मैग्नीफेरा इंडिका लेन याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन घोड़े के गुण को दर्शाता है? पेरिसोडिक, सोडेक्टाइला, केबल्स, फेरस, या फिर इक्विटी। ठीक है, घोड़े के गण को कौन दर्शाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पेरिसोडेटाइला, ये दिखाता है ऑर्डर को, ऑर्डर यानी कि गण, ये ऑर्डर को दर्शाता है। ठीक है, इक्विडाई, इक्विडी, ये आपका दर्शाता है कुल को। उसके अलावा इकस, इकस आपका लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूं। इकस आपका जो दर्शाता है वो दर्शाता है वंश को। इसके अलावा फेरस, ये जो दर्शाता है ये दर्शाता है जाति को।
नेक्स्ट बच गया अपना लास्ट कैबल्स। कैबल्स दर्शाता है उपजाति को, ये दर्शाता है उपजाति को, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है नाम पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक मान्य नियमों द्वारा दिया होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन नाम पद्धति नियमों के विरुद्ध है? विरुद्ध पूछा है यानी कि गलत पूछा है। जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम और दूसरा जाति संकेत पद को प्रदर्शित करता है। नामों को लैटिन भाषा में और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। नाम को जब हाथ में लिखते हैं तो उसे रेखांकित कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका बताइएगा। ये इसका गलत होगा कि जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। बिल्कुल नहीं, जैविक नाम को सिर्फ और सिर्फ लैटिन भाषा में ही लिखा जाता है और किसी भी भाषा में नहीं लिखा जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है तथा इसका सही वर्णन भी किया गया है, कौन सा है? मुस्का डोमेस्टिका, सामान्य घरेलू छिपकली एक सरीसृप, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम एक प्रोटोजोअन रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है, पैलिस टिग्रिस भारतीय बाघ, या फिर ई कोली, पूरा नाम ये दिया गया है, एक प्रोटोजोअन रोगजनक है जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। आपको सही वर्णन बताना है किसका किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ठीक है, मुस्का डोमेस्टिका एक घरेलू मक्खी है, वो एक कीट है, छिपकली सरीसृप नहीं है, सामान्य घरेलू मक्खी है ये। ठीक है, ये क्या है? मक्खी है, या फिर इसे कीट भी बोल सकते हैं। ये ऑर्थोपोडा से संबंधित है। फेलिस टिग्रिस ये बंगाल टाइगर है, ना कि भारतीय बाघ, बंगाल टाइगर है। ई कोली इसका पूरा नाम इरिकिया कोलाई है, ये एक जीवाणु है जो कि मानव की आंतों में पाया जाता है। रोगजोन प्रोटोजोन नहीं है, एक जीवाणु है, ये मानव की आंतों में पाया जाता है और ये एक बंगाल टाइगर है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलाया गया है? मैं इसको चार्ज लगा लेता हूं लैपटॉप को, तब तक आप इसका आंसर कीजिएगा। सही मिलाया गया है, बताइएगा। नंबर 1 बाघ टाइग्रिस जो कि एक स्पीशीज है, कटलफिश मोलस्का जो एक क्लास है, मानव प्राइमेटा जो एक फैमिली है, घरेलू मक्खी मस्का जो एक ऑर्डर है। तो पूछा क्या गया है, सही मिलाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बाघ टाइग्रिस जो कि एक स्पीशीज है। दोनों एक विशेष टैक्सोनोमिक श्रेणी के समान जीन से है, टैक्सोनोमिक श्रेणी के समान जीन से है। नेक्स्ट और आज का लास्ट आईसीडीएन का पूरा नाम। हर रोज हम 20 ही क्वेश्चन करेंगे, 20 से ज्यादा जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए इसका पूरा नाम बताइएगा। सबको पता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमिनिकल्चर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमिनिकल्चर। ठीक है, तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चन पूरे। ईमानदारी से बताइएगा आउट ऑफ 20 आपके कितने नंबर आए? ईमानदारी से कमेंट कर दीजिएगा सब अपने अपने नंबर कि आउट ऑफ 20 आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, बाकी ऐसी ही वीडियो इसका सेकंड पार्ट हम लेके कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आराम से पढ़िए, अपनी स्टडी को कंप्लीट कीजिए। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है तो यार कमेंट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको दूसरे दिन पीडीएफ इसकी मिल जाया करेगी। चलिए खत्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।